वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रही। भारत विश्व में सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था बना। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित। विधेयक से तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य के लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर बहादुर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता ललदुहोमा कल नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और मलेशिया के कुआलालंपुर में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में स्पेन ने भारत को 4-1 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत की दूसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रही। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक बहस का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जुलाई से सितंबर के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि देखी गई और भारत सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरी तिमाही में 7.6% की वृद्धि दर हासिल करना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Second quarter growth has been very high. It's the highest in the world and continuously maintained that momentum of being the fastest growing economy. During the same quarter, July to September 23, the third and the fourth largest economies of the world contract. So when you compare all these developments around the world and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number. वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 22% की वृद्धि हुई, जबकि जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर 10% पर आ गई है। लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विधेयक विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। इसमें तेलंगाना के लिए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। इसका नाम समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इससे जनजातीय समुदाय को उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्त होंगी। आंध्र बाइफर्केशन विधेयक में तेलंगाना और आंध्र में 2 राज्यों में 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी की प्रतिश्रुति थी, कमिटमेंट था। एक तेलंगाना में एक नई जनजातीय विश्वविद्यालय को स्थापना करने में इस सदन सर्वसम्मत अपना अभिव्यक्ति प्रकाश किया। भारत सरकार ने आज समक्का सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लगभग 900 करोड़ रुपया व्यय की व्यवस्था के साथ इसको बनाया जाएगा। भाजपा ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी किया है कि वे कल सदन में उपस्थित रहें। महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा और सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने को देखते हुए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मोदी सरकार ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में हर वर्ष औपचारिक रोजगार के 1 करोड़ 80 लाख अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की रोजगार सृजन में प्रमुख भूमिका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो, हम अपनी टैक्स रिटर्न तो हर साल भरते हैं, तो फिर ये एडवांस टैक्स का क्या इशू है? जिस तरह पौधे को पनपने के लिए समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए देश को भी समय समय पर धन की आवश्यकता होती है और इसके लिए समय समय पर हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।
अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा कर आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनके TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चक्रवात मिगजॉम से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज तमिलनाडु के कई इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के साथ भी बैठक की। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिव से तमिलनाडु के लोगों की सहायता के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराने को कहा है। Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Meteorological Department, NDRF, all central agencies have been doing the best they can to mitigate to the current crisis. Honorable Prime Minister Narendra Modi very discussed by loss of lives in Thailand. Prime Minister Narendra Modi is personally overseeing the response to the current crisis. मुख्यमंत्री स्टालिन ने राशि को तुरंत जारी करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए आंध्र प्रदेश को 493 करोड़ 60 लाख रुपए तथा तमिलनाडु के लिए 450 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए। इससे राज्य सरकारों को तूफान के कारण हुए नुकसान में आवश्यक राहत प्रबंधन में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने पहले ही दोनों राज्यों को इस राशि की पहली किस्त जारी कर दी थी। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM के नेता ललदुहोमा कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे आइजोल सिटी में राजभवन में होगा। एक रिपोर्ट। मिजोरम के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय के अंतर्गत कल लालदुहोमा नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। पूर्व IPS अधिकारी श्री लालदुहोमा ने कभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को संभाला था। 80 के दशक की शुरुआत में अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले श्री लालदुहोमा 1984 में लोकसभा सांसद बने। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में लगभग 40 वर्षों तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद श्री लालदुहोमा नई कलफुंग थार सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। आइजोल से गिन गांगटे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने। 11 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रेड्डी को बधाई दी है। भाजपा ने तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा कथित रूप से की गई अशोभनीय टिप्पणी के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में श्री रेड्डी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आध्यात्मिक, सभ्यतागत, सामाजिक और राजनीतिक एकता का अनादर किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में लोगों को प्रेरित कर रही है। पिछले 3 सप्ताह के दौरान त्रिपुरा के गांवों और जनजातीय क्षेत्रों में इसे बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया गया है। यात्रा का उद्देश्य लोगों को सरकार की अग्रणी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। उधर जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा के प्रति लोगों में उत्साह दिखाई दिया। ये यात्रा आज पुंछ, रियासी, जम्मू और सांबा जिलों में निकाली गई। आकाशवाणी से बातचीत में लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम सतपाल शर्मा। मैं एग्रीकल्चर और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि मैं एक इंदी स्कीम के तहत एक ट्रैक्टर मिलिया और मैं ट्रैक्टर मेरा अच्छा काम करा करता और एक चैफ कटर भी मिला था। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है, डिस्ट्रिक्ट रियासी से। आज ये जो बैन आई है इससे हमें ये फायदा हो रहा है कि जो भी स्कीमें लोगों को बनमोट एरिया में नहीं पता चलती हैं, इससे हमें बहुत सी सरकार की, केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, हर आदमी को इसके बारे में नॉलेज मिल रहा है। हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब का और तमाम हिंदुस्तान की सरकार का। पंचायत के निवासी हैं, उनको इनकी हर स्कीम का पता चलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
हम हैं आसमां का अभिन्न अंग, साहस और जुनून का ठंग। हम हैं समर्पण व देशभक्ति का रंग, ऊंची उड़ान के सशक्त पंख। जो ये भारतीय वायुसेना के संग शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.cdac.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर बहादुर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने वीर जवानों के साहस, बलिदान और दायित्व के प्रति उनकी कटिबद्धता के लिए सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों का समर्पण अद्वितीय है। उन्होंने सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करने का भी आग्रह किया। ये दिवस सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान दूतावास नई दिल्ली में और वाणिज्य दूतावास मुंबई तथा हैदराबाद में काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इन संस्थाओं को मान्यता देने की भारत की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान राजनयिक भारत में नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना जारी रखेंगे। श्री बागची ने कहा कि कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मृत्यु दंड सुनाए जाने के मामले में अपील दाखिल की गई है और अभी तक 2 सुनवाई हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने की 3 तारीख को भारतीय राजदूत को सभी 8 लोगों से कारागार में मिलने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली एम्स में चीन में फैले निमोनिया बैक्टीरिया के रोगी मिलने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने इन खबरों को गुमराह करने वाली बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एम्स में आए 7 रोगियों का बच्चों में श्वसन संबंधी हालिया संक्रमण के मामलों से कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन का विषय है शांति से लेकर समृद्धि तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सारी तैयारियां हमने की है और अभी तक हमारे लगभग 3 लाख करोड़ के निवेशकों के साथ करार हो गए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास अभी हैं और ये राशि लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड राज्य के लिए जहां यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, वहीं हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार का भी एक बड़ा अवसर उनके लिए यहाँ पर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किला में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वे आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी समुन्नति महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। इसका उद्देश्य कलाकारों, वास्तुविदों, फोटोग्राफरों तथा कला विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत बनाना है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 132 अंक की गिरावट के साथ 69,522 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 37 अंक की कमी आई और ये 20,901 पर बंद हुआ। मलेशिया के कुआलालंपुर में जूनियर हॉकी विश्व कप के पूल सी के दूसरे मैच में स्पेन ने भारत को 4-1 से हरा दिया है। भारत ने पहले मैच में कोरिया को हराया था। भारत का अंतिम पूल मैच शनिवार को कनाडा के साथ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रही। भारत विश्व की सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था बना। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित। विधेयक से तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य के लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर बहादुर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।